हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर आपने कैदी और कोकिल कविता का 8वां प्रश्न नहीं करवाया है, 8वें प्रश्न का उत्तर नहीं करवाया है। हो सकता है भूल हो गई हो, तो उस कैदी और कोकिल के 8वें प्रश्न का उत्तर अब हम करवा देते हैं। उसके बाद फिर अपना वापस दो बैलों की कथा को शुरू करेंगे। तो कैदी और कोकिला पाठ, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उसकी प्रश्न संख्या 8 है कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली हुई है। कवि के इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित है। नंबर 1, जब ओस से सनी, जब हटा सकते हो वो, ओस से सनी घास पर, एक मिनट, जब तो लगाना ही पड़ेगा इस पे। तो जब ओस से सनी घास पर या ओस से भीगी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी, तब कोयल गान सुनाती थी। जब ओस से सनी घास पर या भीगी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी, तब कोयल गान सुनाती थी। नंबर 2, जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गान सुनाती थी, कोयल गीत सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गीत सुनाती थी। नंबर 3, जब विंध्याचल पर्वत की बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर या बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गीत सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत की बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गीत सुनाती थी। नंबर 4, जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली, जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच कोयल गीत सुनाती थी। जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच कोयल गीत सुनाती थी। एक बार फिर से देखेंगे हम। जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी, तब कोयल गान सुनाती थी। पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं कि कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियां अंकित हैं। नंबर 1, जब ओस से सनी या भीगी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी, तब कोयल गीत सुनाती थी या गान सुनाती थी। नंबर 2, जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गान सुनाती थी। नंबर 3, विंध्याचल पर्वत की बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गीत सुनाती थी। नंबर 3, विंध्याचल की बहुत ऊंची चोटियों पर कोयल गीत सुनाती थी।
नंबर 4, जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कपाने वाली हवा के बीच कोयल गीत सुनाती थी। इस प्रकार से ये उत्तर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं वापस दो बैलों की कथा पाठ पर। तो हम वहां पढ़ रहे थे कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है। मोती हीरा उसको कहते हैं कि औरत जात पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, इससे प्रेमचंद की औरतों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है। उससे आगे क्या होता है देखिए, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारा बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा द्वार खुला, अचानक द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, स्नेहवश दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उनके माथे सहलाए, उस लड़की ने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि कल इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ का मतलब है एक तरह से नाकों में से रस्सा पिरो करके फिर बांधा जाए। आम रूप से तो जैसे जो पशु होते हैं उनको गले में रस्सा बांध दिया जाता है, लेकिन जैसे ऊंट होता है, बैल होता है या फिर भैंसा होता है, उनके नाक में से छेद करके बाहर की तरफ, यानी कि जैसे दोनों नाकों के बीच में ये जो दीवार सी है, झिल्ली है, इसमें छेद करके और उसमें से रस्सा पिरो के बांधा जाता है। तो उसको नाथ डालना कहते हैं। नाकों में से रस्सा पिरो के डालना नाथ डालना कहलाता है। नाथ डालने की बात डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, गले में जो बंधा हुआ रस्सा था या वो जो और सामान और चीज थी, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, कल इस अनाथ बच्ची पर संकट खड़ा हो जाएगा, सब इसी पर संदेह करेंगे, सब लोग इसी पर डाउट करेंगे, सब इसी की गलती मानेंगे कि इसने ही खोल दिया होगा, इसी की चालाकी को मानेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक बालिका चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इस प्रकार से उस लड़की ने चिल्लाया और चिल्लाते ही गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते दौड़ते चले आए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका पता न चला, उसका पता न पता था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यानी कि दुनिया क्या कहती, मालिक को मारने वाली बात, अपने स्वामी को मारे, यह हमारा धर्म नहीं है। वह अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम उसको अपना धर्म नहीं छोड़ सकते।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी कि पीछे की ओर धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो वह किनारे हट गया, यानी कि अब खेल में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मोती ने स्वयं को हटा लिया, किनारे हट गया वो। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। डोकता मतलब रंभाता हुआ, तेज आवाज करता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, चिंता करते हुए कहा, अपने घमंड में भूला हुआ, यानी अपनी ताकत के घमंड में चूर है, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। आर जो विनती न सुनेगा, यानी कि प्रार्थना करना बेकार है, ये प्रार्थना नहीं सुनेगा हमारी। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती ने कहा कि तुम यही मरो और बंदा तो यानी मैं तो 9-2-11 होता हूं। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। उपाय तो यही है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेद दो। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेद दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मैं रगेदने का मतलब आगे से वार करता हूं, तुम पीछे से वार करो। जब दोहरी मार पड़ेगी तो खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। संगठित का मतलब एक साथ कई शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, यानी कि अनुभव नहीं था। तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का मतलब होता है शारीरिक युद्ध, आमने सामने का, यानी कि शरीर की ताकत का युद्ध। उसी का आदी था, आदत पड़ी हुई थी, हैबिचुअल था। यानी कि वो तो एक ही शत्रु को एक बार में ही लड़ने वाला था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, तेज थे, चालाक थे, गुरु थे, उसे अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा कि हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने उसका दूर तक पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, उसका एक पॉइंट बनता है कि हीरा और मोती दोनों में मित्रता थी, गहरी मित्रता थी, या फिर तो इसका आप जवाब दे सकते हो दोनों मित्रों ने मिलकर के सांड का मुकाबला किया। एक तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा उसमें भी दे सकते हो कि किस प्रकार
यानी कि इस कहानी में कौन कौन से नीति वाले नैतिक मूल्य उभर कर सामने आते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं कि मिलकर शत्रु का सामना करना चाहिए, शत्रु का मिलकर सामना करना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। हीरा ने उसका जवाब दिया, गिरे हुए बैरी पर यानी कि शत्रु पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। वह अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लो फिर तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, वही खेत जहां पहले खाया था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 गिलास ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था यानी कि फुटपाथ पर किनारे पर था और मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे थे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, साथी संकट में है, इसलिए साथी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहां पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था। जैसे कोई आवारा पशु थे, खेतों में चरने वाले मिल जाते थे तो उनको कैद करके रखा जाता था, उसे काजी हाउस कहते थे। वो और वहां बाद में उन पशुओं को बेचा जाता था। आज के लिए इतना ही। तो अब हम इसके कुछ पाठ के आए हुए प्रश्न जो हैं वो हम कर लेते हैं ताकि गृह कार्य के रूप में कार्य कर सके। तो पहले 2-3 प्रश्न बताए थे मैंने, आशा है कि आपने वो कर लिए होंगे। अब हम पाठ के प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। एक तो यही करना है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, यानी कि अभी बताया था कि मोरल एजुकेशन वाले मूल्य क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। दूसरा प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। बाकी हम बाद में करवाएंगे, जैसे जैसे पाठ पढ़ाएंगे तब करवाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।